नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार नागर, आपका दोस्त एक बार फिर आपके साथ है। साथियों, पहली बार अगर चैनल को विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और साथियों, यहाँ पर मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का जो कंटेंट है वो ज़बरदस्त आप लोगों को उपलब्ध करवा रहा हूँ। साथियों, बहुत दिन हो गए थे हिंदी साहित्य का वीडियो आप लोगों के पास नहीं पहुँच रहा था। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी चाहता हूँ। इसके पीछे रीज़न है साथियों, मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, आप तक वीडियो नहीं पहुंच रहा था। इसके पीछे यही रीज़न है। लेकिन साथियों, विश्वास रखिए, मैंने एक मुहिम चलाई है कि मैं हिंदी साहित्य का इतिहास, पूरी हिंदी व्याकरण और पूरी की पूरी यहाँ पर जितनी भी इतिहास से संबंधित या ज्योग्राफी से संबंधित जो भी यहाँ पर राजस्थान का जो भी कल्चर है वो पूरा का पूरा मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो साथियों, विश्वास के साथ आप पढ़ते रहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जो चल रहा था वो सिद्ध साहित्य चल रहा था। हमने इसके पहले रासो साहित्य भी कर लिया और रास साहित्य भी हमारा हो गया था। अब सिद्ध साहित्य में हम लोग चल रहे थे। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, सिद्ध साहित्य में ये देखो, ये इस तरह से जो नोट्स हैं साथियों में पहले लिखता हूँ, उसके बाद में आप लोगों को ये नोट्स करवाता हूँ। तो सिद्ध साहित्य में साथियों हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। इससे पहले का जो वीडियो होगा आप देख लेना कि सिद्ध अपने नाम के अंत में पा शब्द का प्रयोग करते थे। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। उसके आगे ये वीडियो है और कंटिन्यू आप वीडियो अगर देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ पूरे नोट्स आपके कंप्लीट होंगे 100%। मैं अब जो है ये वीडियो कंटिन्यू डालूंगा क्योंकि मेरी अब तबीयत सही हो चुकी है। इसलिए विश्वास डाल मान के आप कंटिन्यू नोट्स बनाइए, छोड़ना नहीं है साथियों। देखिएगा, सिद्ध साहित्य में आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला ये जो वीडियो, आज का वीडियो, ये पिछले वीडियो से ही लिंक है इसका, ठीक है। बिहार के नालंदा और तक्षशिला, नालंदा और तक्षशिला कहाँ पर है? बिहार में है। नालंदा और तक्षशिला में मुख्य थे ये भोट देश को चले गए। यानी कि बिहार में जो नालंदा और तक्षशिला में जितने भी सिद्ध पढ़ा करते थे या रहा करते थे, अब ये कहाँ पर चले गए? भोट देश को चले गए। यानी कि एक देश का नाम है या एक जगह का नाम है। इस तरह से हमारे जो लेखक हुए हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास को लिखा है, उन्होंने ये नाम हमें दिया है। अब इनकी रचनाओं का जो संग्रह है, सिद्धों की जो रचनाओं का संग्रह है, वो किसके द्वारा किया गया था? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, यानी कि हरि प्रसाद शास्त्री भी इनको कह देते हैं और हर प्रसाद शास्त्री भी इनको कहा जाता है। तो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने ये बांग्ला भाषा में किया था। कौन सी भाषा में किया था? बांग्ला भाषा में किया था। और वो रचना का नाम था बोधगान हो दोहा। बोधगान हो दोहा, इस नाम की रचना में महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा सिद्धों की रचनाओं का संग्रह किया। जितने भी रचनाएं सिद्धों के द्वारा की गई, उसका संग्रह एक जगह इनके द्वारा कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, बिहार, नालंदा और तक्षशिला में बौद्ध पढ़ा करते थे, रहा करते थे, और ये वहाँ की बात निराली है। आपको सबको पता है नालंदा और बिहार और तक्षशिला के बारे में। इसके बाद में है मुनि अदेवज्र और मुनि दत्तसूरि। क्या नाम है? मुनि अदेवज्र और मुनि दत्तसूरि ने सिद्धों की भाषा को संधा या फिर संध्या, क्या नाम है याद रखना, मुनि अदेवज्र और मुनि दत्तसूरि के द्वारा जो सिद्धों की भाषा रही है उसे क्या कहा? संधा या संध्या कहा है। अब इसका मीनिंग भी पूछ लिया जाता है कि संध्या कुछ स्पष्ट और संध्या कुछ अस्पष्ट, इस भाषा का अर्थ है, इसका नाम का अर्थ है साथियों। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। आगे बात करते हैं इनकी भाषा में। किनकी भाषा की बात करें? सिद्धों की भाषा की बात करें। इनकी भाषा में उलटबासी शैली, उलटबासी शैली का पूर्व रूप देखा गया है। उलटबासी का मतलब होता है परिवर्तन होना, बार बार परिवर्तन होना, यानी कि उलटबासी शैली।
और ये उलटबासी शैली कबीर की में भी देखा गया है, कबीर की रचनाओं में भी ये प्रयोग देखा गया है। तो उलटबासी शैली का जो पूर्व रूप है वो सिद्धों की भाषा में भी देखा गया है, यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। उलटबासी शैली का प्रयोग किसमें किया गया है? कबीर के द्वारा भी किया गया है। उलटबासी शैली का प्रयोग जो पूर्व रूप देखा गया है वो किनकी भाषा में देखा गया है? सिद्धों की भाषा में भी देखा गया है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब ये मुख्य कथन है साथियों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा एक मुख्य कथन जो है सिद्ध साहित्य में आता है, जो आपको याद होना चाहिए। क्या कथन है? जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से, जो जनता तत्कालीन नरेशों की, उस समय के जो भी नरेश रहे, जो भी राजा रहे होंगे, नरेशों की स्वेच्छाचारिता या पराजय या पतन से त्रस्त होकर के परेशान होकर के निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी। जनता निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी। उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया है। संजीवनी बूटी का कार्य किया था। किसने किया था? सिद्धों की वाणी ने। तो ये बात आपको याद रखनी है। उस समय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत बड़ी बात कही थी। किसके लिए? सिद्ध साहित्य में सिद्धों की बात, सिद्धों की वाणी ने बहुत बड़ा काम किया उस जनता के लिए। तो उस जनता के लिए जो काम हुआ वो आज यहाँ पर हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक कथन के रूप में लिखा। साथियों, ये कथन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि डायरेक्ट वहां पर दिए जाते हैं। अब ये कथन वैसा का वैसा उठ करके आ गया और आपसे पूछ लिया गया कि बताइए ये किसके द्वारा कहा गया है। वहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आएंगे, वहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी आएंगे, वहाँ पर आचार्य जो है राम प्रसाद शास्त्री भी आएंगे। तो इस तरह से साथियों वहाँ पर पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध साहित्य में ये बात, बहुत बड़ी बात कही, और ये किसके लिए कही है? सिद्धों के लिए कही है कि उस समय जो भी नरेश, जो भी राजा रहे थे, उस समय उन राजाओं के साथ जो जनता रही थी वो उनसे कितनी परेशान थी, और परेशान होने पर क्या सिद्धों की वाणी ने उस जनता के लिए क्या कार्य किया, ये बात इस कथन में समझाई गई। तो एक बार मैं फिर इस कथन को आपको रिपीट कर रहा हूं। जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर के निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया था। जो जनता निराशावाद गर्त में चली गई थी, उस जनता के लिए सिद्धों की वाणी ने बहुत बड़ा काम किया था। आगे है, सरप्पा को प्रथम सिद्ध माना गया है। याद रखना साथियों, प्रथम सिद्ध यानी कि सिद्धों में पहला सिद्ध, 84 थे ना, आपको सबको पता है। जो प्रथम सिद्ध जो माना गया है वो किसको माना गया है? सरप्पा को माना जाता है। ये आपको 100% याद होना चाहिए कि प्रथम सिद्ध में किसको गिना जाता है? सरप्पा को गिना जाता है। इसमें सरप्पा का समय जो है राहुल सांकृत्यायन ने 769 ईस्वी माना। सरप्पा का जो समय है राहुल सांकृत्यायन कितना मानते हैं? 769 ईस्वी मानते हैं। और डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य, जो डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य हैं, वो सरप्पा का समय 633 ईस्वी मानते हैं। क्या मानते हैं? 633 ईस्वी मानते हैं। तो याद रखना, सरप्पा प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन सरप्पा का समय 769 ईस्वी मानते हैं, और डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य सरप्पा का समय जो है 633 ईस्वी मानते हैं। यह आपको पता होना चाहिए। अब साथियों एक बात इसमें और आप नोट कर लेना, मैं आपको बता देता हूं। सिद्ध जो है नारी के साधना के लिए आवश्यक मानते थे। जो सिद्ध है वो नारी को साधना के लिए क्या मानते थे साथियों? सिद्ध नारी को साधना के लिए आवश्यक मानते थे। एक बात ये नोट कर लेना, ये मैंने बोर्ड पर नहीं लिखी है। और सिद्धों का जो प्रधान केंद्र होता था साथियों, वो पर्वत हुआ करता था। क्या माना गया है सिद्धों का? क्योंकि सिद्ध जो है सिद्धियां प्राप्त करने जाते थे तो कहाँ पर जाते थे? पर्वतों के ऊपर जाते थे।
तो उनका जो साधना का केंद्र रहा है वो क्या रहा है, पर्वत रहा है। इस बात को आपको ध्यान देना है। साथियों ये बात याद रखना, नारी को साधना का केंद्र किसके द्वारा माना गया है, सिद्धों के द्वारा माना जाता था और आवश्यक रूप से मानते थे। ये बात आपको उसमें याद रखनी है। एक बात और नोट कर लेना आप लोग इसमें कि जो सिद्धों की साधना पद्धति थी वो वाम मार्गी और भोग विलास पद्धति थी। सिद्धों की जो साधना पद्धति थी वो कैसी थी, वाम मार्गी थी, यानी कि वो इधर उधर घूमते थे और भोग विलास वाली पद्धति ये अपनाते थे, भोग विलास में रहते थे हमेशा। और ये चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो सिद्धों की जो साधना पद्धति थी वो कैसी थी, वाम मार्गी थी, भोग विलास वाली थी और ये नारी को जो है साधना का केंद्र मानते थे और साधना का केंद्र जो है ये पर्वतों को इन्होंने रखा है। तो पर्वतों पर ये तपस्या वगैरह करने जाते थे तो ये साधना का केंद्र रहा और नारी को जो है साधना में आवश्यक रूप से ये होना मानते थे। तो ये सारी बातें साथियों आपको याद होनी चाहिए। तो ये सिद्ध साहित्य हमारा जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब सिद्ध साहित्य की विशेषताओं के बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तो साथियों ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।